नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के बनने के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकरार होती रही है। ताजा मामला कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर है। छत्तीसगढ़ में कोयले की कमर्शियल माइनिंग के लिए 7 ब्लॉक की नीलामी का राज्य सरकार ने कड़ा विरोध किया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लेटर लिखकर नीलामी रद्द करने की मांग की है। ये कोल ब्लॉक हसदेव अरण्य और मांड नदी के कैचमेंट एरिया और प्रस्तावित हाथी रिजर्व में है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने हाथियों की सुरक्षा का हवाला देकर ये मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इस क्षेत्र में विभिन्न केंद्र, राज्य एवं निजी संस्थान खनन कर रहे हैं। वन मंत्री ये भी कह रहे हैं कि हाल ही में राज्य में हाथी और इंसान के बीच द्वंद्व दिखा है, जिसको लेकर हसदेव नदी से लगे 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेमरू हाथी रिजर्व घोषित करने का फैसला लिया गया है। ये कोल ब्लॉक इसी क्षेत्र में है। वैसे पहला मौका बिल्कुल नहीं है जब केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार के बीच में तल्खी देखी गई हो, चाहे वो कोयले की रॉयल्टी बढ़ाने का मामला हो या फिर जीएसटी और मनरेगा की बकाया राशि के भुगतान का मामला, या फिर कोरोना काल में 30,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिए जाने की मांग हो। वन अधिकार पत्र कानून, झीरम घाटी की जांच, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जैसे कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सीधे टकराव की स्थिति हाल में बनती रही है। को पत्र लिखा है, बिल्कुल लिखना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है। केंद्र उसको संज्ञान में लेगा यदि कहीं दिक्कत है। लेकिन जो एलिफेंट रिजर्व की बात है, कॉरिडोर की बात है, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और बीच में कहीं इस तरह के यदि कोल ब्लॉक्स हैं, उसको हम किस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसका निर्माण कर सकते हैं, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से बातचीत करना चाहिए, आपत्ति करना चाहिए, आपत्ति निश्चित रूप से रखना चाहिए, उसके हल निकलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि केवल हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम कोई आरोप लगा दें कि इस तरह की चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आज कोल ब्लॉक्स यदि वहाँ पर खनन होता है, माइनिंग यदि होती है, वहाँ पर कई हजारों लोगों को रोजगार मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आर्थिक संपन्नता का विषय रहता है, रॉयल्टी प्रदेश को मिलती है, बहुत सारे विषय हैं। लेकिन वन्य जीवों का संरक्षण भी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। इसलिए दोनों दिशाओं में सरकारों को काम करने की आवश्यकता है। प्रकाश जावड़ेकर जी को जो पत्र वन मंत्री जी ने लिखा है, छत्तीसगढ़ में पहले हाथी नहीं आते थे। 15 साल में जब भाजपा की सरकार हुई तो झारखंड और उड़ीसा में कोल माइनिंग बढ़ने के कारण उन क्षेत्रों से हाथी छत्तीसगढ़ आने लगे। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों के आने पर वे लोग किसानों की फसलें नष्ट कर देते हैं, कई लोगों को उन्होंने कुचल के मार डाला है। इन सारी परिस्थितियों के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लेमरू हाथी अभयारण्य का प्रस्ताव गया है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार जिन कोल ब्लॉक को नीलाम करने जा रही है, वे मांड नदी और हसदेव बांगो नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित है। यदि कैचमेंट एरिया में बड़े पैमाने पे कोयले का खनन शुरू हो जाएगा तो इन जंगलों की जैव विविधता भी नष्ट होगी, इन नदियों में आने वाला पानी भी कम हो जाएगा। हसदेव बांगो बांध, जिससे जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले में सिंचाई होती है, उसके सिल्टिंग होने की भी संभावना है। इन सारी बातों को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष रखा है और ये छत्तीसगढ़ के ज्वलंत हितों से जुड़े हुए मामले हैं। तो देखिए, ये स्थिति बनी हुई है जहां पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा मसला सुलझे कैसे, इसको लेकर संवाद यहाँ पर जरूरी बन जाता है और किस तरीके से इसका हल होता है ये जरूर देखना होगा। फिलहाल ताजा मामला कोल ब्लॉक की नीलामी रद्द करने की मांग सरकार की तरफ से की जा रही है। केंद्र सरकार इस पर क्या एक्शन लेता है, कैसे इस पर विचार होता है, ये जरूर देखना होगा। पत्र लिखा गया है, पत्र में तमाम बिंदु जिनका जिक्र है, जिस वजह से रद्द करने की मांग की जा रही है। चलिए सीधे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रायपुर से स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल सीधे हम उनका ही रुख कर रहे हैं। धनवेंद्र जी, धन्यवाद रोमिता। कोयले की खनन को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ है ये आज का नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोयला खान को लेकर के लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी रही है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है और इस तरह का जो यहाँ के जो जंगल के इलाके हैं उसमें जो कमर्शियल माइनिंग है
9 ब्लॉक छत्तीसगढ़ के शामिल किए गए हैं। देश भर में जो 41 ब्लॉक का ऑक्शन होना है उसमें से 9 ब्लॉक छत्तीसगढ़ के हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की आपत्ति है और इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सबसे पहले अमित, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ये विरोध क्यों है, किन बिंदुओं पर विरोध है? देखिए जायसवाल जी, ये जो केंद्र सरकार द्वारा कोयला खनन की व्यावसायिक नीलामी जो शुरू हुई है, उसमें हमारे यहाँ जो वन मंत्री और पर्यावरण मिनिस्टर हैं मोहम्मद अकबर जी ने एक केंद्र सरकार में जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनको एक पत्र लिखा है। देखिए, ये जो कोल ब्लॉक की जो नीलामी व्यावसायिक नीलामी शुरू हुई है, अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जैसा अभी हमारे संचार विभाग के प्रमुख ने कहा कि झारखंड और उड़ीसा में जब खनन हुआ तो वहाँ के हाथी छत्तीसगढ़ आना चालू हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे एरिया को जो कि शुरू होता है कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़ और सरगुजा वाले क्षेत्र में लगभग 450 किलोमीटर वर्ग में हम एक रिजर्व एरिया बना रहे हैं, एलिफेंट रिजर्व एरिया। अब केंद्र सरकार यहाँ पर अगर खनन करेगी और अगर कोल ब्लॉक की नीलामी करेगी तो निश्चित तौर पे उस पूरे एरिया में हम वो जगह को संरक्षित नहीं कर पाएंगे और ये समस्या और निरंतर बढ़ेगी। तो उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे एरिया को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि और भी यहाँ पर कोल ब्लॉक्स हैं और जो भी यहाँ पर खदानें हैं आप उस पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया को आप छोड़ दीजिए। ये अनुरोध हमारी तरफ से किया गया है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के हित को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अनदेखा भी कर रही है और सीधा सीधा ये एक संघीय ढांचा पर हमला है कि अगर आपकी बात सही है कि संघीय ढांचे पर हमला है और सहमति के साथ बनना चाहिए। आलोक शुक्ला जी के पास आना चाहूंगा। लंबे समय से आप कोल ब्लॉक के मामलों को उठाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ अमीर धरती और छत्तीसगढ़ियों के बारे में कहा जाता है अमीर धरती के गरीब लोग। तो अमीर धरती है, उसके ऊपर केवल रत्नगर्भा छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ के सरफेस में भी 44% जंगल है और इस जंगल में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में है। तमाम तरह के वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं जिनका संरक्षण की आवश्यकता है। आप आदिवासियों के हितों का भी मामला इसमें जोड़ते हैं। इस तरह से देखते हैं इस कोल ब्लॉक के नीलामी को और राज्य सरकार ने जो विरोध किया है उसमें किस तरह के तथ्य आप पाते हैं? देखिए, जो पत्र लिखा है उसका तो स्वागत है कि हसदेव और मांड के कैचमेंट को जो प्रस्तावित 1995 वर्ग किलोमीटर का लेमरू रिजर्व है उसको बचाने की कोशिश है। सवाल ये पूरे लेकिन उठाने होंगे नीलामी को लेकर। देखिए, जो नीलामी की प्रक्रिया कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर जो आई है मोदी सरकार के द्वारा, इसको 4-5 चीज़ों से समझने की आवश्यकता है। पहला कि ये देश की कोयले की ज़रूरत से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोल इंडिया का विजन 2030 ये कहता है कि ऑलरेडी अलॉटेड और जो ऑपरेशनल माइंस हैं वो 2030 तक की कोयला जरूरतों को पूरा करने वाला है। तो इसीलिए इसकी कोयले की जरूरत से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के मुनाफे के लिए है। दूसरा, ये संघीय ढांचे पे हमला है, क्योंकि राज्य सरकारों का कोई परामर्श की प्रक्रिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आवंटन की प्रक्रिया राज्यों की होगी, इस सारी प्रक्रिया को केंद्रीयकरण कर दिया मोदी सरकार ने। तीसरा, पर्यावरण को लेकर बहुत कोई चिंता मोदी सरकार को नहीं है, क्योंकि जब आपने पेरिस एग्रीमेंट में कहा कि हम फॉसिल फ्यूल को जो है कंजम्पशन कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे, लेकिन आप कमर्शियल माइनिंग के लिए घने जंगलों को बर्बाद करेंगे, पर्यावरण को कहीं ना कहीं आपने नजरअंदाज किया। चौथा महत्वपूर्ण है कि आदिवासियों की चिंता नहीं है। क्या इस देश के आदिवासी कमर्शियल उपयोग के लिए कोयला खनन के लिए उजाड़े जाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि इसको बड़ा नीलामी की बात बताया जा रहा है, ये नीलामी है ही नहीं। नीलामी का बहुत स्पष्ट है कि नीलामी का मतलब है कि प्रतिस्पर्धा के साथ अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति। मार्चिक में मोदी सरकार के द्वारा द मिनरल्स अमेंडमेंट लॉ लाया गया, जिसके तहत जो पूरी प्रतिस्पर्धा है उसको खत्म कर दिया गया। चाल की जगह 2 बोली दाल होंगे। माइनिंग कब करना है कब करना नहीं है उसका ये खत्म कर दिया, एंड यूज खत्म कर दिया। एक तरीके से ये सिर्फ खदानों का बंडल बांट है, क्योंकि इसमें राजस्व राज्य सरकारों को मिलने वाला नहीं है। और यदि नीलामी की बात है तो आप देखेंगे कि 2015 से लेकर 2020 के बीच में
मोदी सरकार के द्वारा 80 कोल ब्लॉक नीलामी के लिए प्रस्तुत किए गए थे, उसमें से मात्र 31 कोल ब्लॉक की नीलामी हुई है। 8 कोल ब्लॉक वो भी निरस्त हुए हैं, कंपनियों ने वापस कर दिए। आपने कहा था कि 3.5 लाख करोड़ का राजस्व आएगा, सिर्फ 5,500 करोड़ का राजस्व आया। तो नीलामी पूर्ण रूप से फ्लॉप हो चुकी है। कोई कंपनी नीलामी में कोल ब्लॉक लेना नहीं चाहती है और ये सिर्फ दिखावे की एक कोशिश है, ये आवंटन है, ये बंदरवाटी नीलामी है। इन आरोपों का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ भाजपा के विधायक रजनीश सिंह जी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, ये जो टकराव के मामले हैं न केवल कोल ब्लॉक को लेकर के है, इसके अलावा जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के राज्य और केंद्र के बीच में टकराव की स्थिति बनती रही है, आखिर ये टकराव की स्थिति क्यों बन रही? संघीय ढांचे के व्यवस्था का उल्लंघन का आरोप क्यों लगातार लग रहा है? क्या देखते हैं? देखिए धनवेंद्र जी, अभी जो बात हो रही थी, हमारे कांग्रेस के मित्र और हमारे पैनलिस्ट जो बोल रहे हैं उसी में विरोधाभास। 2015 से 20 तक के मोदी जी के जो पोल ब्लॉक्स हुए हैं वो ऐसे बांटा जा रहा है। थोड़ा 14 तक के दृश्य याद कीजिए, 4 से 14 तक पोल ब्लॉक्स की क्या क्या हुई थी, कितनी जांच हुई, कितनी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्थगन दिया, वो विषय में नहीं जाना चाहता। हर कोई ये मान रहा है कि 2014 में मोदी जी के आने के बाद जब पोल ब्लॉक्स की नीलामी हुई तो इतने पारदर्शिता से हुई, और उसमें जो पहले के जो नीलामी हुई थी और अभी जो बाद में हुई उसमें कितने का अंतर राजस्व में आया, ये हम सब जान रहे हैं। बहरहाल अभी जो 9 पोल ब्लॉक्स की मामला है उसमें सरकार ने पत्र लिखा है। हम भी इस बात में हैं कि जहां लेमरू वे प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जहां एलिफेंट का ऐसा कोई जंगल जिसको हम रिजर्व रखना चाह रहे हैं और उसमें यदि कोल ब्लॉक्स आ रहा है तो उसको हटाया जाए, और निश्चित रूप से यदि ये मामला है तो केंद्र इसको निश्चित रूप से दूर करेगा। लेकिन इसको विशुद्ध राजनीतिकरण करके कि भाजपा के आने के बाद हाथी आना शुरू हो गए। अभी तो कोल ब्लॉक्स नहीं है, 6 हाथी हमारे अभी 3-4 दिन के अंदर 6 हाथी मारे जाते हैं, रोज जहां पा रहे हैं वहां घुस जा रहे हैं। अभी तो कोल ब्लॉक्स इतने ही हैं जो किए थे, तो अभी ये अपनी नाकामी मत छिपाएं, इसमें तथ्यपूर्ण बात करें और केंद्र सरकार से आग्रह करें। केंद्र सरकार निश्चित रूप से इनकी बात को सुनेगी, मानेगी। लेकिन अभी क्यों हो रहा है? अभी हर जगह रोज सुन रहे हैं कि हाथी आज यहाँ घुस गया, हाथी आज वहाँ घुस गया, हाथी मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों का क्या होगा, यहाँ के पर्यावरण का क्या होगा, यहाँ के वन्य जीवों का क्या होगा? इस बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कोई विचार किया है क्या आप लोग भी अपने केंद्र सरकार से इस बारे में बातचीत करेंगे कि इतने सारे जब खदान खुल जाएंगे तो यहाँ का पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित होगा, वन्य जीव प्रभावित होंगे, यहाँ का जो जनजीवन है वो प्रभावित होगा, जो आदिवासी समुदाय है उसको विस्थापित होना पड़ेगा। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के आप लोगों ने कोई विचार किया होगा? केंद्र सरकार से आपकी इस बारे में कोई बातचीत होगी क्या राज्य की, भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, ये बात राज्य सरकार हमसे करे, हम जहाँ पर लगेगा कि करेंगे। यदि बोध घाट परियोजनाएं बना रहे हैं तो क्या वहाँ पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है? केंद्र सरकार परमिशन दे रही है ना, बड़े प्रोजेक्ट है। तो यदि आर्थिक दृष्टि से करने के लिए छोटा मोटा कुछ ऐसी बात आती है तो उसका विकल्प भी है, राज्य सरकार भी ध्यान रखती है, केंद्र सरकार भी रखती है। और जब ऐसी स्थिति बनेगी कि जिसमें लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा जंगल जा रहा है, इसमें कैचमेंट एरिया जा रहा है, तो केंद्र सरकार इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखेगी। और सर्वे में जब होगा नीलामी के पहले तो निश्चित रूप से ध्यान रखा जाता है। और ये बातें रखें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जब हम कोई परियोजना चला रहे हैं राज्य सरकार, तो हम जो परियोजना चला रहे हैं उसमें क्या ये सब बात ध्यान रखने लायक नहीं है? उसमें भी रखने लायक। लेकिन हम अभी बोध घाट परियोजना के लिए केंद्र से परमिशन मांग रहे हैं। कितना बड़ा एरिया है, कितना जंगल है, कितना उसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए, इसमें राज्य के विकास में, देश के विकास में कुछ परियोजनाएं आती हैं, उसमें निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन अभी तक उसका हल निकालते आए हैं और इसका भी हल निकलेगा। और ऐसा जानना चाहता हूँ कि कितना बड़ा इलाका प्रभावित होने वाला है, किस तरह से इसका नुकसान छत्तीसगढ़ को होने वाला है? जो 2 नदियों के उद्गम स्थल और उसका जो कैचमेंट एरिया का मामला है वो कितना प्रभावित होने वाला है, क्या असेसमेंट है आपका? देखिए, जो 9 कोल ब्लॉक लिस्ट में आए हैं उस 9 कोल ब्लॉक में 4 कोल ब्लॉक हसदेओलन कोल फील्ड के हैं, जो कि बस 2009 में नो गो इलाका घोषित किया गया था। इसका मतलब ये कि वहां पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए। और जो 1 कोल ब्लॉक है वो मांडलायगढ़ कोल फील्ड का है, जो कि उसी लेमलू 1995 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में है। 4 अलग कोल ब्लॉक हैं, वो भी महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों के कोल ब्लॉक हैं। सवाल यह है कि जो विधायक महोदय कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ध्यान रखती है,
आपको ये पता होना चाहिए कि मोदी सरकार के रहते हुए एमओएफ के द्वारा वायलेट इनवायलेट पॉलिसी लाई गई है, जिसमें देश के 700 कोल ब्लॉक में 200 कोल ब्लॉक इनवायलेट है, जिसके पैरामीटर हैं कि फॉरेस्ट की डेंसिटी, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट, वहां की हाइड्रोलॉजी, उसका बायोडाइवर्सिटी, और हसदेव अरण्य इकलौता कोल फील्ड है जिसके 20 के 20 कोल ब्लॉक इनवायलेट हैं। 4 कोल ब्लॉक जो हसदेव अरण्य के आपने लिस्ट में डाले गए हैं कमर्शियल कोल ब्लॉक के, उसी को एमओएफ के द्वारा इनवायलेट लिस्ट में डाला गया है, जिसमें माइनिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या एमओएफ के द्वारा और कोल मिनिस्ट्री के द्वारा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है? सवाल यह है, नियत का है कि आप कॉर्पोरेट के दबाव में, कॉर्पोरेट की सुविधा अनुसार कोल ब्लॉक दे रहे हैं। आपको इस देश के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संवेदनशील इलाकों का कोई चिंता नहीं है। जो मानव हाथी द्वंद्व की स्थिति, आपको पता होगा कि आज छत्तीसगढ़ के 16 जिले मानव हाथी द्वंद्व से प्रभावित हैं, और ये पूरा का पूरा मांड लायगढ़ और हसदेव अरण्य का इलाका, यदि यहाँ पे माइनिंग होती है, ये 5 कोल ब्लॉक यदि ओपन होते हैं तो हसदेव का कैचमेंट खत्म हो जाएगा, जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है बांगो बैराज से। तो सवाल यह है, क्या हम पूरे जांजगीर रायगढ़ की सिंचाई को खत्म करना चाहते हैं? क्या हम मानव हाथी द्वंद्व को इस स्थिति में ले जाना चाहते हैं कि जो आगे कभी हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे? कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आज भी देश का 21% कोल निकलता है, और हसदेव अरण्य के इलाके को छोड़ दिया जाए तो ना छत्तीसगढ़ के राजस्व पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही देश के कोल निर्भरता पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए हसदेव जैसे इलाके, जिनको स्वयं मंत्रालय ने माना है कि महत्वपूर्ण पर्यावरणीय इलाके हैं, उनको छोड़ के ही खनन को इस देश को आगे बढ़ना होगा। अमित जी, मैं आपके तरफ आना चाहूंगा कि जो मुद्दे आलोक जी ने उठाए हैं, उसके अलावा भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर केंद्र और राज्य के बीच लगातार टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आखिर ये टकराव की स्थिति क्यों बन रही है? बातचीत से इन मुद्दों को क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है? राज्य सरकार केंद्र से बात करे और जो तमाम जो विवादित विषय वस्तु हैं उनको लेकर के बातचीत हो, उनको लेकर के सुलह हो, कोई रास्ता निकले और छत्तीसगढ़ के राजस्व का नुकसान भी ना हो, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण का नुकसान भी ना हो और सारे व्यवस्थाएं भी ठीक हो जाए। देखिए, मैं आलोक भाई की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि केंद्र में जो बैठी सरकार है उसकी नीति और नियत दोनों में ही खराबी है, क्योंकि आप देखिए कि जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व एरिया जो है, वहां पर जो खनिज संपदा है वो प्रचुर मात्रा में है, और ये हमारे जो इसमें जो पूरे एरिया जो आ रहे हैं, आप देखिए पर्यावरण के साथ साथ उस वन परिक्षेत्र में उसको कोई भी चीजों को वहां पर केंद्र सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, और इस प्रकार से केंद्रीकरण किया गया तो 5वीं अनुसूची में भी जो विरोध दर्ज था, और वहां जो ग्राम सभाओं का भी जो विरोध था, उसको भी दरकिनार करके वहां पर जिस प्रकार का केंद्र सरकार कार्य कर रहा है वो निंदनीय है। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता देखिए जायसवाल जी, ये है कि कैसे हम अपने वन संपदा और पर्यावरण और दिए हमारे धरोहर को हम कैसे बचाएं। हम इसको बचाने के प्रतिबद्ध हैं, और हमने इसलिए लेटर लिखा है कि इस पे आप विचार करिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार इस पे विचार नहीं करती तो आने वाले समय में हम सड़क की लड़ाई लड़ने के तत्पर होंगे, लेकिन हम अपने आदिवासी भाई के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, और हम अपने छत्तीसगढ़ के पर्यावरण और वन के लिए हम कुछ भी और किस भी स्थिति में जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र में बैठी सरकार राजनीति कर रही है और अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब करती है, आपने देखा है कि आपने जिस प्रकार कहा कि अमीर धरती के गरीब लोग, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेमरू जो एलिफेंट एरिया जो रिजर्व एरिया को फाइल 2006 से चली थी, और 2018 तक इसको पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दबा दिया गया था। जब हमारी सरकार आई, वो क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि जो वहां उद्योगपति है, एक मिनट चाहूंगा, वो जो वहां उद्योगपति है वो नहीं चाहते कि इस पूरे एरिया में खनन हो, वो चाहते हैं रिजर्व एरिया ना बने और हम यहां पर खनन चालू करें, लेकिन ऐसा हम नहीं करने देंगे, इसलिए हमने पत्र लिखा है। फाइनल कमेंट ले लेते हैं रजनीश जी से। रजनीश जी, ये जो तमाम परिस्थितियों का जिक्र हो रहा है, आपके ऊपर आरोप भी है, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप भी है कि कारपोरेट मित्रों को लाभान्वित करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए फैसले लिए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के हितों की अनदेखी की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप कि छत्तीसगढ़ के हितों की कितनी अनदेखी हो रही है? ये हितों के संरक्षण कैसे किया जा सकता है? राज्य और केंद्र के बीच के जो टकराव की स्थिति है वो कैसे उसको टाला जा सकता है? जी रजनीश जी धन्यवाद जी। हमारे आलोक जी बोल रहे थे, जब उनको आपने परिचय कराया कि वो पर्यावरण और इसके विशेषज्ञ हैं, तो मुझको लगा वो तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण बात रखेंगे, लेकिन वो अभी सिर्फ 5 साल में जितने कोल ब्लॉक हुए हैं 5 साल में हुआ है, उसके पहले कोई कोल ब्लॉक नहीं था, न उसमें पर्यावरण कोई था। अभी अरे मित्र आलोक जी,
जब से कोल ब्लॉक हुआ है तब से याद करिए कि कितने कितने पर्यावरण का ध्यान रखा गया, कितने अनुसूचित जाति, जनजाति और ऐसे लोगों का ध्यान, गरीब लोगों का ध्यान रखा गया है। इसको थोड़ा एक बार अध्ययन कर लीजिए, कितने कोल ब्लॉक्स अभी देश में चल रहे हैं, किसने दिया है। और हमारे मित्र जो बता रहे हैं कॉर्पोरेट जगत को, इनके मंत्री का करिए, 5-5 रिश्तेदार को कोल ब्लॉक दिए थे, सुप्रीम कोर्ट में सब केस चला था, मित्र को, दोस्त को, यार को, और ऐसे ऐसे नियम बना के कि वो नहीं आ रहा है तो नहीं, इसको दे दो, इसको दे दो। 2014 तक के पहले का भी कोल ब्लॉक आवंटन देश को याद है, हम सबको याद है। और माननीय मोदी जी के ऊपर आप चाहे जितने कहने के लिए आरोप लगा लीजिए, पूरा देश जानता है कि वो सिर्फ देश के लिए और एकदम इस पारदर्शी दृष्टि से किसी भी काम को, चाहे वो कोल ब्लॉक हो चाहे अन्य काम हो, इतनी पारदर्शी से काम कर रहे हैं, सिर्फ देश हित की चिंता कर रहे हैं, राज्य की भी चिंता कर रहे हैं। पहले से चलते रहे हैं कोयला खदानों को लेकर के छत्तीसगढ़ की राजनीति हमेशा सरगर्म रही है। जिस समय कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी उस समय भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती रही है, और इस समय जब केंद्र में एनडीए की नरेंद्र मोदी की सरकार है तो कांग्रेस ने भी विरोध दर्ज कराया। लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकार ने जो तथ्य रखे हैं वो तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के हितों के लिहाज से देखा जाए तो उन तथ्यों की महत्ता है, और उन तथ्यों का परीक्षण किया जाना चाहिए कि उसमें कितना जंगल प्रभावित होगा, कितना पर्यावरण को नुकसान होगा, कितने वन्य जीव प्रभावित होंगे, जो नदियों का बहाव है कैचमेंट एरिया में यदि खदान खुल जाएंगी तो नदियों का बहाव किस तरह से प्रभावित होगा। ये सब एक स्टडी का विषय, इस पर डीप स्टडी होनी चाहिए, इस पर पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना चाहिए। स्टडी करने के बाद ही इस पर आगे कोई फैसला लिया जाना चाहिए। खैर, आज के मुद्दे में बस इतना ही। नमस्कार।